जय हिंद। न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज के डे 12 एपिसोड में आज हम गुप्त काल यानी गुप्त साम्राज्य का इतिहास जो है उसका जो है टेस्ट जो लिया गया था उसका आंसर की लेके आए हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ज़्यादा ना देरी करते हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, समुद्रगुप्त। देखिए, यह जो भारत का नेपोलियन जो है अगर पूछ दे कि यह किसने कहा था, मतलब यह नाम जो है किसने दिया था, तो आपको जो है इसका आंसर याद रखना है विसेंट स्मिथ ने। किसने? तो विसेंट स्मिथ ने। अगर पूछ दे कि इसके अलावा जो है समुद्रगुप्त को कौन कौन सी उपाधि दी गई थी, तो आपको यह भी याद रखना है। अगर पूछ दे कि समुद्रगुप्त को इसके अलावा, इस नाम के अलावा जो है और कौन सी उपाधि मिली थी, तो देखिए समुद्रगुप्त को जो है परम भागवत की उपाधि मिली थी। किसकी? तो परम भागवत की उपाधि। अगर आप पूछे कि हम कैसे मान लेंगे कि परम भागवत की उपाधि मिली थी, तो देखिए ये जो है प्रमाण जो है परम भागवत का प्रमाण ये नालंदा एवं गया के ताम्रपत्र से जो है पता चलता है। और दूसरी जो है उपाधि जो है इन्हें पृथ्वी या प्रथम वीर की भी उपाधि मिली थी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? मतलब बोला जा रहा है कि कौन सा गुप्त राजा था जिसका नाम जो है देवगुप्त भी था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसका जो है अन्य नाम जो है उसे जो है देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसे देवराज एवं देवश्री के नाम से जाना जाता था। तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त को कौन से अन्य नाम से जाना जाता है। तो तीन अन्य नाम कौन हो गए? एक तो हो गया देवगुप्त, दूसरा देवराज और तीसरा जो है देवश्री। आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। यह जो है अशोक एवं समुद्रगुप्त से संबंधित है। और इस स्तंभ पर अगर बात करें तो समुद्रगुप्त की जो विजय का जो है उल्लेख किया गया है। अगर पूछते कि अशोक स्तंभ पर जो है समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख किस भाषा में किया गया है, तो आपको याद रखना है संस्कृत भाषा में। और इसे ही जो है क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया है प्रयाग प्रशस्ति। अगर पूछ दे प्रयाग प्रशस्ति जो है किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम से। देखिए अब अशोक स्तंभ से जो है अन्य और बात का भी पता चलता है। तो क्या पता चलता है? तो यह बात का पता चलता है कि कौशल का राजा जो है महेंद्र था। अगर पूछ दे क्वेश्चन की इस स्तंभ से पता चलता है कि कौशल का राजा महेंद्र था, तो आपका आंसर क्या देना है? तो आपको आंसर देना है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ। इसके बाद यह भी अगर पूछ दे कि प्रयाग प्रशस्ति जो है किसकी सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है, तो आपको आंसर याद रखना है समुद्रगुप्त की जो है सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है। चौथा क्वेश्चन है, दिल्ली की कूत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह जो है किसकी स्मृति में थी? तो चंद्र की जो है स्मृति में। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? मतलब बोलता है कि कौन सा ऐसा राजवंश था जब हुन जो आक्रमण किया तो बहुत ही बुरी तरह से जो है वो घबरा गया था, यानी विचलित हो गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा गुप्त राजवंश। लेकिन अगर पूछ दे कि हुन जो आक्रमण किया तो इस युद्ध में जो है कौन जीता था, तो आपको याद रखना है इस युद्ध में जो है स्कंदगुप्त जो है हुन को पराजित कर दिया था। यानी इस युद्ध में जो है जीत किसकी हुई थी? स्कंदगुप्त की हुई थी। और अगर पूछ दे कि किसके शासन काल में हुन जो है आक्रमण भारत पर किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त के ही शासन काल में। अब छठा क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया? ये तो हमें पता चल गया कि स्कंदगुप्त जो है हुन को जो पराजित कर दिया, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि यह हमें पता किस अभिलेख से चलता है? तो यह जो है भीतरी स्तंभ लेख यानी ऑप्शन ए जो है उसी से जो है पता चलता है, भीतरी स्तंभ अभिलेख। अगर पूछ दे यह जो लेख है वो कहाँ से मिला था, तो यह लेख जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मिला था। अब आइए सातवां क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। मतलब बोल रहे हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के
मतलब बहुत ही कारण थे, लेकिन बोल रहा है इसमें निम्नलिखित कारणों में कौन सा कारण नहीं था। मतलब बोल रहा है कि उसके पतन का कौन सा कारण नहीं था। तो देखिए पहला तो हो गया ऑप्शन ए है हून आक्रमण, सही में गुप्त काल में जो है हून का आक्रमण हुआ था। बी है प्रशासन का सामंती ढांचा, यह भी सही है कि यह भी गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण था। तीसरा उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, यह भी जो उसका पतन का कारण था गुप्त का। लेकिन ऑप्शन डी है अरब आक्रमण। तो ये देखिए हम बात करते हैं कि अरब आक्रमण जो है गुप्त काल में जो है नहीं हुआ था। यह जो है आक्रमण मीडिएवल हिस्ट्री में जो है देखने को मिलेगा, इसलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा अरब आक्रमण। अब 8वां क्वेश्चन है शक विजेता किसे जाना जाता है। तो देखिए शक विजेता जो है किसको कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन सी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, यह उसका जो है आंसर हो जाएगा। अब 9वां क्वेश्चन है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। मतलब बोल रहा है कि कौन सा गुप्त शासक था जिसने रजत सिक्के को जो जारी किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अब बात कर लेते हैं कि इस सिक्के को यानी रजत सिक्के को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इस सिक्के को जो है रूपक के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ दे रूपक सिक्के को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो रजत सिक्के के भी नाम से, और रजत सिक्के को रूपक के नाम से जाना जाता है। आइए 10वां क्वेश्चन है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था। मतलब कौन एक बंदरगाह से संचालित होता था। तो देखिए गुप्त काल में जो है ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था वहीं से जो है उत्तर भारतीय व्यापार जो है संचालित होता था। अगर बात करें कि यह बंदरगाह जो है कहाँ पर, तो यह जो बंगाल में है, और यहीं से जो है गुप्त काल में जो है पश्चिमी देशों के साथ क्या होता था, तो व्यापार होता था। अगर पूछ दे कि वर्तमान में जो है यह ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो है वह किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है मिदनापुर जिले में स्थित है। किस जिले में, तो मिदनापुर जिले में। 11वां क्वेश्चन है गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे। तो देखिए गुप्त काल में जो ये जितने भी हैं ये सारे जो है वस्त्र उत्पादन से जो है संबंधित थे। और गुप्त काल में अगर उद्योग की बात करें तो वस्त्र उद्योग जो है गुप्त काल का जो है प्रसिद्ध उद्योग था। 12वां क्वेश्चन है विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक जो है मुद्रा राक्षस, उसकी विषय वस्तु है क्या। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है राज दरबार की दूरभिसंधियों के बारे में जो है वर्णन है। क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो राज दरबार की जो दूरभिसंधियों होती थी उसके बारे में जो वर्णन किया गया है। 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। मतलब बोल रहा है कि उस समय में प्राचीन काल में जो आयुर्वेद जो चल रहा था उसमें नाम दिया हुआ है। बोल रहा है कि यह इसमें से कौन है जो कि आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसमें जो बी जो है भास्कराचार्य जो है यह आयुर्वेद से संबंधित नहीं है। क्यों, क्योंकि धन्वंतरि, चरक और सुश्रुत जो है वो आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित थे, लेकिन भास्कराचार्य की बात करें तो ये जो है खगोल विज्ञान से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, भास्कराचार्य हो जाएगा। अब 14वां क्वेश्चन है लीलावती के लेखक थे। मतलब बोल रहा है कि लीलावती जो ग्रंथ थे उसके लेखक कौन थे, तो इसका लेखक जो है भास्कराचार्य थे। कौन थे, भास्कराचार्य। पूछ देगा कि लीलावती जो ग्रंथ है वह किस विषय पर है, तो आपको याद रखना है गणित। किसका ग्रंथ है, तो गणित का ग्रंथ है। अगर पूछ देगा लीलावती जो ग्रंथ है ये किस भाषा में लिखा गया है, तो आपको याद रखना है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन 15वां है भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित है। मतलब यह कहाँ पर स्थित है, तो देखिए यह जो है पाटलिपुत्र यानी पटना में जो है स्थित है। अब बात कर लेते हैं फाहियान के बारे में। तो फाहियान जो एक चीनी यात्री था, और यह जो है अगर क्वेश्चन आता है कि फाहियान जो है किस काल में जो है भारत आया था, आपको याद रखना है गुप्त काल में और समुद्रगुप्त के शासन काल में। अब 16वां क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के 9 रत्नों यानी नवरत्न जो जिसे कहते हैं निम्न में से कौन जो है फलित ज्योति से संबंधित था। मतलब बोल रहा है कि इस 9 रत्न में से कौन ऐसा व्यक्ति था जो ज्योति से संबंधित था, तो इसका आंसर हो जाएगा छपनक। अगर कवि की बात करता तो आपको याद रखना था क्या, कालिदास। क्या, तो कालिदास। 17वां क्वेश्चन है कालिदास किसके शासन काल में थे। तो देखिए कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो है थे, ऑप्शन डी आंसर। 18वां क्वेश्चन है गुप्त कालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया।
क्या दिया गया, तो रूपक। इससे पहले अभी थोड़ा देर कुछ पहले देखे थे कि रजत सिक्कों का नाम क्या है, अन्य नाम से जाना जाता है, तो रजत सिक्कों को जो है रूपक के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रूपक। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने। देखिए वैसे तो समुद्रगुप्त भी जो है वह भी जो है सिक्के बहुत सारे जारी किए थे, परंतु लेकिन ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, तो सर्वप्रथम जो है चंद्रगुप्त जो है वही जारी किए थे, और इसके बाद जो है समुद्रगुप्त ने जो है सिक्के जारी किए थे। 20वां क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मतलब बोल रहा है कहाँ से जो है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा एरन से। कहाँ से, एरन से जो है। अगर वही पूछ दे कि यह जो है अभिलेख जो है ये कितने ईस्वी का है, तो आपको याद रखना 510 ईस्वी का है, और पूछ दे कि यह अभिलेख में किसके बारे में वर्णन है, तो अभी देखें ही सती प्रथा, इसलिए स्त्री के सती होने का जो इसमें उल्लेख है। 21वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो देखिए इसका आंसर जो होगा सूची 1 और सूची 2 में, तो अशोक को जो है, अशोक को किस नाम से जाना जाता था, तो प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता था, और दूसरा है बी समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त को जो परक्रमांक के नाम से, और चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य भी कहा गया है, और स्कंदगुप्त को जो है कर्मादित्य के नाम से जाना जाता है। 22वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है, तो देखिए गुप्त का जो शासनकाल जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उपज का 6ठा भाग जो है हिंदू विधि द्वारा जो है मान्य कर था। अब 24वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे, तो देखिए प्राचीन भारत में जो है सिंचाई कर को जो है विदक भागम कहते थे, क्या कहते थे, विदक भागम, या कहे तो उदक भाग भी कहा जाता था। अब 25वां क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया, मतलब बोले वो कौन सा चीनी यात्री था जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया था, तो देखिए यह जो है तो सुंग युन था, जिसने जो है 6ठी शताब्दी में जो भारत का दर्शन किया था। अब 6ठी शताब्दी मतलब कितने ईस्वी में, तो 518 ईस्वी में जो ये भारत आया था। अगर पूछ दे ये कितने वर्ष की यात्रा पर थे, तो ये जो 3 वर्ष की यात्रा पे थे, और इस यात्रा में जो उसने बौद्ध धर्म की जो बहुत सारी बातें को जो है एकत्रित कर लिया। 26वां क्वेश्चन है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था, तो यह जो है एक जो है धन व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की जो है प्रेम गाथा था। बोला यह पुस्तक जो है यह मृच्छकटिकम ये किस विषय पर आधारित था, तो यह एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा पर जो है आधारित था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। देखते हैं 27वां क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, मतलब बोल रहा है कि कपिल मुनि जो है वो किस दार्शनिक प्रणाली से थे, तो यह जो है सांख्य दर्शन से संबंधित थे। किससे, सांख्य दर्शन से संबंधित थे, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है हाल के एग्जाम में जो है दर्शन से जो है क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, दर्शन से जो है जरूर क्वेश्चन आप जो है देख ही लीजिएगा। अब 28वां क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, देखिए योग दर्शन के प्रतिपादक जो है पतंजलि है। वैसे भी आप लोग को पता भी होगा योग गुरु बाबा रामदेव किस कंपनी के नाम से अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो पतंजलि के नाम से, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं क्या, पतंजलि। 29वां क्वेश्चन है जो कि कथन से संबंधित है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है, तो यह युक्ति जो है चावारकों की है। किसकी, ऑप्शन डी है चावारकों की। 30वां क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, बोला कि किसने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम ने, मतलब आंसर बी हो जाएगा, इसने गौतम ने। अगर वही पूछ दे कि न्याय दर्शन जो है इसका मूल ग्रंथ का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है न्याय सूत्र। क्या है, न्याय सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है यह, तो गौतम के द्वारा ही जो है यह लिखा गया है। ये 31वां क्वेश्चन है, मीमांसा के प्रणेता थे कौन थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा जैमिनी थे। कौन थे मीमांसा के प्रणेता,
जैमिनी थे। अब 32वां क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मीमांसा से। मीमांसा से जो है कर्म का जो है सिद्धांत जो है संबंधित है। 33वां है, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मीमांसा से संबंधित है। देखिए 34वां क्वेश्चन है, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? देखिए दर्शन से संबंधित है, इसमें बोल रहा है लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो आंसर सी होगा, चार्वाक को जो है लोकायत दर्शन कहा जाता है। आइए 35वां क्वेश्चन है, शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अद्वैतवाद। क्या? अद्वैतवाद। 36वां क्वेश्चन है जो कि चीनी यात्री से संबंधित है, जो भारत भ्रमण के लिए आए थे, कि चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी उसका नाम बोल रहा है बताने के लिए कि कौन सा यात्री जो था चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। तो ह्वेनसांग जो था वो जो है भीनमाल की जो है यात्रा की थी। यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि किसके समय में जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग जो भारत आया था? तो आपको याद रखना है हर्षवर्धन के समय में जो ये भारत आया था। और वहीं अगर पूछ दे कि ह्वेनसांग की यात्रा का जो विवरण है उसको क्या कहा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है CUK। क्या आपको याद रखना है? CUK जो है कहा जाता है। 37वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है, मतलब भारत में कौन सा विहार है जो सबसे प्राचीन है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। नालंदा ही भारत में जो है बिहार प्रांत में जो स्थित है। अगर वही क्वेश्चन पूछ दे नालंदा बौद्ध विहार को जो किसने दान में दिया था, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? तो कुमारगुप्त प्रथम। कौन? कुमारगुप्त जो है प्रथम। 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। दूसरा है, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, न ही एक और न ही दो जो है क्या करता है? सही है। बोल रहा है कि ना ही एक सही है और ना ही जो है दो जो है सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है जो कि BPSC 65वीं में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। पहले भी देखे थे ये, ताम्रलिप्ति बंगाल में है। 41वां क्वेश्चन है जो कि 64वीं BPSC में पूछा है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बालपुत्र देव। क्या हो जाएगा? बालपुत्र देव जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब 42वां क्वेश्चन है जो कि 63वीं BPSC में पूछा गया, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है भारत की यात्रा की थी। तो जितने भी गुप्त साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सारे इसमें जो है डिस्कस किए। आप जो है ज़रूर जो है टेस्ट सीरीज को लगाइए। टेस्ट सीरीज लगाने से आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बेहतर हो जाएगा।